नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। रात के 9 बजने वाले हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पे इस वक्त मोदी की एक विशेष बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी सांसद और सभी विधायक पिछले 2 घंटे से मोदी के साथ मीटिंग में हैं। नरेंद्र मोदी एमपी की रिपोर्ट ले रहे हैं, साथ ही सांसदों और विधायकों से फीडबैक भी ले रहे हैं। कल सुबह 10 बजे मोदी भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे, फिर बिहार के भागलपुर रवाना हो जाएंगे। मोदी 3 दिन में 3 राज्य जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी बागेश्वर धाम वाली यात्रा की है। बागेश्वर धाम में मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? बागेश्वर धाम में मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि संपूर्ण सनातन वोट इकट्ठा होने का चांस बढ़ गया? दिल्ली के बाद 29 का रूट मोदी ने कहां से तैयार करना शुरू किया है, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार सनातन वोट बैंक को संबोधित किया। बागेश्वर धाम की बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर वेन्यू चुना। छतरपुर के बागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री ने 80% को डायरेक्ट मैसेज दिया। जिस धाम से हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद होता है, जिस पीठ से अखंड भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया जाता है, उसी जगह से नरेंद्र मोदी ने सनातन संदेश दिया। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। बात धर्म की हो तो नरेंद्र मोदी टाइमिंग नहीं देखते। धर्म और कर्म के लिए मोदी दूसरी किसी चीज की फिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव है या नहीं, वोट पड़ने वाले हैं या नहीं। मोदी जब ठान लेते हैं कि यह काम करना है तो बस करके ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी 25 में 29 कंफर्म करने निकले। 29 का कंफर्मेशन कॉल सनातन रूट से मिलता है। 29 की वोट यात्रा नरेंद्र मोदी ने 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश से शुरू की है। 3 दिनों की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी 3 राज्य कवर कर रहे हैं। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा असम। एमपी से लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। बिहार 40 सांसद चुनकर भेजता है और असम से 14 सांसद चुनकर दिल्ली आते हैं। नरेंद्र मोदी का रूट मैप इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और असम में अगले साल वोट पड़ने वाले हैं। इस यात्रा में प्रधानमंत्री का पहला स्टॉपेज रहा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में छतरपुर का बागेश्वर धाम। हिंदुत्व की नई पीठ और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री का आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी कुछ समय पहले तक बागेश्वर बाबा को फ्रिंज कहकर खारिज कर देते थे। बागेश्वर वाले बाबा जब हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते तो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग चैनल बदल देते थे। मगर मोदी का बागेश्वर धाम आना, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बजरंग बली की परिक्रमा करना और फिर संतों महंतों की उपस्थिति में बुंदेलखंड के लोगों को कैंसर इंस्टीट्यूट एंड अस्पताल का तोहफा देना, इससे सनातन का मैसेज
अपने आप डिलीवर हो गया। बागेश्वर धाम से नरेंद्र मोदी का सनातन संदेश जरा वॉल्यूम बढ़ाकर सुनिए। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। मोदी ने 2 मिनट के अंदर अंदर सनातन विरोधियों के कपड़े उतार दिए, उनकी सच्चाई बयां कर दी। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी और ममता का नाम लिए बिना नरेंद्र मोदी ने उनकी पॉलिटिक्स की हकीकत बता दी। बागेश्वर धाम में नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची भी खोली। हनुमान दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विजय के बाद नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 4 जून को लगा 240 वाला झटका फिर से रिपीट न हो, इसके लिए मोदी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने कोई शॉर्ट टर्म रिस्क भी नहीं है। बिहार में अगला चुनाव नवंबर में है, जिसके लिए मोदी के पास पर्याप्त समय है। बीजेपी की अपनी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं, वहां बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। जहां 80% प्लस हिंदू हैं, वहां भी बीजेपी जीत रही है। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। जहां 70 से 80% हिंदू हैं, वहां बीजेपी को थोड़ा मुश्किल हो रही है। झारखंड इसका एग्जाम्पल है। जहां 60 से 70% हिंदू हैं, वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। और जहां 50% हिंदू हैं, वहां जीत तभी मिल रही है जब गैर हिंदू वोट बंटे और पूरा हिंदू वोट एकजुट रहे। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटें इसका एग्जाम्पल हैं। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोट जोड़ने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़ दें तो मुसलमान अब भी बीजेपी की तरफ नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन 29 के लिए उनके भरोसे नहीं बैठेंगे। जो 4 जून 2024 को नहीं हुआ, उस 400 वाले टारगेट को पॉसिबल करने के लिए 80% को एकजुट करना जरूरी है। मोदी उसी मिशन पर निकले हैं। बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, सब मंगल होगा। मोदी जी बहुत गुफ्तगू की आपके साथ। अब तो मित्रों की बात अलग होती है, उसको कैसे बताऊं।
मित्र की बात सार्वजनिक नहीं की जाती। अच्छा, महाराज जी, हिंदुओं को हमेशा टारगेट करते रहे लोग, इसको लेकर क्या कहें? जैसे प्रधानमंत्री अब हम लोग वही हम भी कह रहे हैं, मेरी ही बात का उन्होंने बात किया, कब हम लोग सशक्त हो जाएं, जागृत हो जाएं और जो हिंदुओं को बरगड़ाए उसका मुंहतोड़ उत्तर दें। प्रयागराज में अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ कराना अपने आप में अद्भुत है। मोदी इससे भी आगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल गेम का अगला बड़ा टूर्नामेंट 2029 में होने वाला है। उससे पहले कई छोटे छोटे टूर्नामेंट होंगे। मोदी 29 के लिए अभी से बड़ी तैयारी करके चल रहे हैं। बागेश्वर धाम से भोपाल, भोपाल से बिहार के भागलपुर, जहां से मोदी मोतिहारी, बरौनी, इस्माइलपुर, रफीगंज, वारसलीगंज, नवादा और तिलैया कवर करेंगे। और बिहार के बाद मोदी का नेक्स्ट स्टॉपेज होगा असम का गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोदी के स्वागत के लिए 8000 फोक डांसर्स की टीम बनाई है। ये डांसर्स असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों से जुड़े हैं, जिनको पहली बार एक स्टेडियम में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी 165 विधायक और मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी 29 सांसदों को एक साथ बुला लिया। बीजेपी के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी विधायक 3 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ रहे और उनके साथ डिनर भी किया। यह प्रधानमंत्री का फीडबैक लेने का यूनिक तरीका है। मोदी केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में बीजेपी नेताओं का फीडबैक ले चुके हैं। इसे वो आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट करेंगे। सोमवार सुबह 10 बजे मोदी भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेंगे, फिर बिहार निकल जाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बिहार भेज दिए गए हैं। मोदी सरकार ने मिथिलांचल के मखाना किसानों को मखाना बोर्ड की बड़ी सौगात दी है। शिवराज सिंह चौहान बिहार जाकर उनके लिए जमीन समतल कर रहे हैं। मखाना बोर्ड बनना है तो हमने सोचा कि कम से कम जो मखाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ तो पहले चर्चा हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं तो उनके बीच जाते हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए तय किया कृषि भवन में बैठ के मखाना बोर्ड नहीं बनेगा। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहां कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहां कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। सोमवार 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में नरेंद्र मोदी की रैली होगी। उसी रैली से मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश नहीं आए थे। तब से ही आरजेडी के लोग एनडीए में खटपट होने के चुटकुले सुना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे और उनके मंच पर भी रहेंगे। मोदी मोतिहारी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देंगे। बरौनी में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज खोलेंगे और वारसलीगंज नवादा तिलैया रेल सेक्शन के दोहरीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार के लिए यह विन विन सिचुएशन है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। नीतीश कुमार की पार्टी को मुख्यमंत्री के बेटे में फ्यूचर दिख रहा है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पहली बार निशांत कुमार के पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर पर लिखा है, बिहार की पुकार, आइए निशांत कुमार। जेडीयू का कहना है कि ये पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और वो किसी भी तरह के पोस्टर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यालय के बाहर पोस्टर किसी को लगाने का अधिकार है, शुभकामना और सदिच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। इतना तय है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए की ओर से 2025 से 30 फिर से नीतीश, यह बिहार का एनडीए का संकल्प है, वही आम जनता का विश्वास है। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार को लड़ने का चैलेंज दे रहे थे। अब नीतीश से पहले उनके सामने निशांत चैलेंज बनकर खड़े हैं। तेजस्वी यादव 2 तरफ से दबाव में हैं। एक तरफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी का प्रेशर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने खास कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा है। राहुल इस साल 18 दिनों के अंदर 2 बार बिहार जा चुके हैं और अब बिहार में पैदल चलने का प्लान बना रहे हैं। यूथ कांग्रेस में काम कर चुके कृष्णा अल्लावरू बिहार में मेनली राहुल की पदयात्रा पर काम करेंगे। अब आपको लगता होगा कि राहुल पैदल चलेंगे तो तेजस्वी पर प्रेशर कैसे बढ़ेगा। इसके पीछे का गणित समझिए। 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था केवल 27%।
अब 2025 में राहुल की पार्टी बिहार में 70 सीटों से बढ़कर 100 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को 30-35 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती। राहुल पैदल चलेंगे तो बिहार के दलित और मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। इस साल राहुल 2 बार पटना गए तो दोनों बार उन्होंने संविधान की कॉपी दिखा दिखाकर दलितों और मुसलमानों को ही लुभाने का प्रयास किया। बिहार में 19% दलित और 17% मुसलमान हैं। इनको मिला दें तो 36% वोट बैठता है। जनता दल बनने से पहले यह कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। राहुल की नजर इसी 36% वोट बैंक पर है। ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है, राहुल भी ख्याली पुलाव पकाएं तो कोई गुरेज नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की सियासी जमीन कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी है। बिहार में 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 9.5% वोट मिले थे। उससे पहले 2015 के चुनाव में राहुल की पार्टी केवल 6.7% वोट हासिल कर पाई थी। उससे पहले 2010 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को 8.3% का वोट शेयर मिला था। अक्टूबर 2005 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 6% था। यूपीए के शासन वाले दिनों में कांग्रेस दिल्ली में सरकार चलाकर खुश रहती थी, राज्यों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब कांग्रेस की नींद टूटी है तो राहुल को लगता है कि दलित और मुसलमान वोटर उनका है। आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम वोट पर उसका पेटेंट है। राहुल की बिहार में दिलचस्पी से मुस्लिम वोट बंटने का खतरा है, जो तेजस्वी अफोर्ड नहीं कर सकते। आज मौजूदा सरकार नीतीश कुमार जी की चल रही है, लगातार 20 साल से चल रही है। आप सब लोग, बिहार की जनता ने उनको 20 साल मौका दिया, लेकिन फिर भी गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में आप थाना चले जाइए या ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अभी आप चले गए, लोग बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना हो तो उसमें कितना सीओ लोग घूस ले रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। नवंबर से चुनाव से पहले एक और नेता ने बिहार का टिकट कटा लिया है। ये है असदुद्दीन ओवैसी। 2020 के चुनाव में सीमांचल की 5 मुस्लिम बहुल सीटें जीतकर ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। इस बार ओवैसी का इरादा उससे भी गहरा जख्म देने का है। और इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग आने वाले दिनों में, और हम लोग अपनी सीटों पे लड़ेंगे। और ख़ास तौर से जो हमारे टिकट पर जीतकर जो लोग सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है, उनको भी सबक मिलेगा। अब देखना यह है कि दूसरी पार्टी क्या करते हैं, क्योंकि ये जो आजकल पॉलिटिक्स में जो 6 महीने पहले लिव इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है और 6 महीने के बाद फिर ख़त्म हो जाता है, तो ये इससे भी बहुत बुरा असर पड़ता है अवाम के जहन पर कि पार्लियामेंट के चुनाव में तो आप सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं और आप क्या क्या बातें करते हैं, और उसके 6 महीने के बाद फिर आपकी जो इश्क है, सियासी इश्क है, सियासी आपकी जो शादी है या फिर मोहब्बत है, वो कैसे ख़त्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने तुष्टीकरण वाली सियासत पर न जाने कब का ताला लगा दिया, लेकिन मोदी विरोधी पार्टियां अब भी उसी ताले को खोलने का प्रयास कर रही हैं, जबकि मोदी 80% को जोड़ने के लिए निकल चुके हैं। मोदी जाति धर्म देखकर सरकार चलाते हों, ऐसा भी नहीं है। मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा हिंदू मुसलमान सबको मिलता है। भागलपुर से किसान सम्मान निधि जारी करने में मोदी किसी किसान का धर्म नहीं देखेंगे। मखाना बोर्ड का फायदा अगर हिंदू किसान को मिलेगा तो मुस्लिम किसान को भी मिलेगा। मगर बात जब सनातन की हो तो मोदी की प्रायोरिटी क्लियर है। इसमें कोई अगर मगर, किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है।